हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 17 अगस्त 2026 मंडे यानी सोमवार का दिन और द इंडियन एक्सप्रेस की डेली न्यूज़ एनालिसिस के साथ मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो बेसिकली आज हम लोग ये जो दो आर्टिकल्स मैंने यहाँ पर आपको दिखाए हैं, इन दो आर्टिकल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं, फ्रंट पेज देखते हैं और फिर इन आर्टिकल्स पर बात करेंगे। तो देखिए, ये आज का न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज है और यहाँ पर जो निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है कि मेयर डिग्री डजंट प्रिपेयर फॉर मार्केट, दैट्स द फिक्स वी नीड। ठीक है, कि सिर्फ डिग्री होने से जो है आप मार्केट के लिए तैयार नहीं होते हैं, मतलब मार्केट इन द सेंस कि मतलब एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने जो अभी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था, इनका ये भी कहना था कि उस प्रोटेस्ट में जो है वो मतलब हर तरीके के मतलब लोग थे, स्टूडेंट्स थे, वो अपनी अपनी मांगें उठा रहे थे, है ना। अलग अलग तरीके की मांग थी। कुछ लोगों का कहना था कि पेपर लीक को लेकर बात कर रहे थे, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर बात हो रही थी, है ना। तो इस तरीके की सारी बातें इनका कहना है कि कुछ लोगों का कहना था कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स की क्वालिटी है उसको लेकर, ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर का रोल है वो किस तरीके से जॉब प्रोवाइड कर रहा है, ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पर कही हैं। ठीक है, एज सच कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये जो वंदे मातरम को लेकर एक इशू चल रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है, जो अमित शाह हैं गृह मंत्री, उन्होंने बेसिकली कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी को यहाँ पर टारगेट करते हुए कहा है कि जो कांग्रेस हेडक्वार्टर्स पर 15 अगस्त का जो कार्यक्रम हुआ, उस दौरान पूरा का पूरा जो वंदे मातरम है वो वहाँ पर प्ले नहीं किया गया। ठीक है, और इसको लेकर सोनिया गांधी को जो है वो देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर गृह मंत्री का कहना है। ठीक है, तो मतलब ये तो खैर पॉलिटिकल एंगल हो गया, इस पर ज़्यादा नहीं जाना है। ठीक है, चलो एक्सप्लेन पेज पर आते हैं। दो आर्टिकल्स के डिस्कस हम लोग करेंगे, लेकिन उन आर्टिकल्स पर चलने से पहले मैं आप लोगों से एक बार ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प मिल रही है, तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा हमारी भी इससे हेल्प होगी और हम इन सेशंस को लंबे समय तक ऐसे ही कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस आर्टिकल पर आते हैं। ये पहला आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है उड़ीसा में जो कोस्टल एरियाज़ में इरोजन हो रहा है उसको लेकर। ठीक है, और कैसे जो है वो वहाँ पर मतलब क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि जिससे लोगों की लाइफ और लाइवलीहुड्स, ठीक है, मतलब लोगों की ज़िंदगी और उनकी जो आजीविका है, जो उनकी कमाई के साधन है, वो कैसे बचाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको लेकर बात करते हैं। देखो, यहाँ पर जो यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, दैट इज़ सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने बेसिकली राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में ये कहा कि लगभग उड़ीसा की जो 564 यानी कि 564 किलोमीटर की लंबी जो कोस्ट लाइन है, उसका 28% जो है उस पर इरोजन हो रहा है। ठीक है, और ये उन्होंने किस आधार पर कहा? बेसिकली नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, इसकी एक स्टडी के आधार पर उन्होंने ये बात कही है। ठीक है, इसमें बेसिकली 1990 से लेकर 2022 के बीच में उड़ीसा के कोस्ट में जो शोर लाइन चेंजेस हुए हैं, ठीक है, उसके एनालिसिस की इन्होंने मैपिंग की है, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट किया है इस मतलब इस रिसर्च के अंतर्गत, और उसी के आधार पर जो है उन्होंने ये जवाब यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब ये जो एनसीसीआर है, दैट इज़ नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, ये बेसिकली हमारे जो लॉन्ग टाइम शोर लाइन चेंजेस हैं, शोर लाइन मतलब आप समझते हैं, है ना, शोर लाइन चेंजेस को ये मॉनिटर करता है अलॉन्ग द इंडियन कोस्ट लाइन। ठीक है, और इसी स्टडी का जिक्र करते हुए सर्वानंद सोनोवाल ने यह कहा कि अप्रोक्सीमेटली 28.3% ऑफ द कोस्ट लाइन इज अंडर गोइंग इरोजन। ये सिर्फ हम उड़ीसा की बात कर रहे हैं कि उड़ीसा में लगभग 28% कोस्ट लाइन जो है उसका इरोजन हो रहा है। 17.6% जो है वो स्टेबल है, वहाँ पर कोई शोर लाइन चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, और 54% जो है वहाँ पर एक्रीजन या ग्रोथ हो रही है। ठीक है, आई होप आप बात समझ पा रहे हैं। अब शोर लाइन चेंजेस का मतलब क्या है? शोर लाइन आप समझते हैं ना, जो तट होता है, जो शोर होता है उसकी लाइन, मतलब जैसे अगर मैं इसको एक बहुत बेसिक डायग्राम से समझाऊं, तो लेट से कि इस तरफ लैंड है ना, और यहाँ पर वाटर है। ठीक है, ये लैंड है, ये वाटर है, तो इसके बीच की ये जो लाइन है, अब अगर इसका इरोजन होगा तो वाटर जो है वो ज़्यादा अंदर की तरफ आएगा, तो ये लैंड जो है वो थोड़ा सा और अंदर की तरफ को बढ़ती जाएगी, तो ये इरोजन हो गया। अगर लैंड जो है, अगर यहाँ पर एक्रीजन या ग्रोथ हो रही है और ये लैंड इस तरफ को बढ़ रही है, ठीक है, तो ये एक्रीजन या ग्रोथ कहलाएगा, इस तरफ को बढ़ रही है तो इरोजन कहलाएगा। और अगर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है तो वो कहलाएगा कि नो सिग्निफिकेंट चेंज या रिमेन्स स्टेबल। ठीक है,
अब शोरलाइन चेंजेस का मतलब क्या है, देखो दिस रेफर्स टू द डायनेमिक प्रोसेस वेयर द बाउंड्री बिटवीन द लैंड एंड वाटर शिफ्ट्स ओवर टाइम। वही मैंने बताया कि जो लैंड और वाटर के बीच की बाउंड्री है वो समय के साथ साथ जो है वो चेंज हो रही है या मूव कर रही है ना। और नेचुरल फोर्सेस की वजह से भी कर सकती है, या नेचुरल फैक्टर्स जैसे कि वेव्स की वजह से, है ना, टाइड्स, स्टॉर्म्स, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि वहाँ पर कोई पोर्ट कंस्ट्रक्ट किया गया है, कोई अनप्लान्ड तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, या सैंड माइनिंग हो रही है। तो दोनों ही तरीके के फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन भी, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी, और जो नेचुरल फैक्टर्स हैं दोनों। ठीक है, इसके बाद फैक्टर्स लाइक ग्लोबल सी लेवल राइज ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू कोस्टल इरोजन एंड शोर लाइन चेंज। ठीक है, ग्लोबल सी लेवल राइज मतलब मतलब जो आप कह सकते हैं कि क्या हो रहा है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो उससे क्या है कि जो समुद्र में आने वाली नदियां हैं उनका स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट हो रहे हैं, है ना, या वो पानी जिसमें मतलब जो ग्लेशियर से जो पानी आ रहा है वो वैसे मतलब नदियों में पानी बढ़ रहा है। या फिर आप कह सकते हैं कि जो ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें पूरे के पूरे दुनिया में सारे के सारे सीज तो कनेक्टेड है ना, तो जो ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट हो रहे हैं उनसे क्या हो रहा है, या फिर जो आइसबर्ग्स वगैरह हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, तो उनसे क्या हो रहा है कि सी लेवल बढ़ रहा है, ग्लोबल सी लेवल राइज हो रहा है, तो इसकी वजह से भी कोस्टल इरोजन हो रहा है और शोर लाइन में चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक 2021 में एक चीज़ लिखी गई है, दैट इज शोर लाइन चेंज अलोंग उड़ीसा कोस्ट। ठीक है, ये जर्नल ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस इसमें पब्लिश की गई है। इसमें यह बताया गया है कि कोस्टल स्ट्रक्चर जैसे कि सी वॉल्स, ब्रेक वाटर्स एंड जेटीज रिजल्ट इन मॉडिफिकेशन ऑफ द शोर लाइन एंड बीच मॉर्फोलॉजी। ठीक है, सी वॉल्स, ब्रेक वाटर्स बेसिकली ये एक इस तरीके के आप कह सकते हैं कि ऐसे मतलब एक मैन मेड कंस्ट्रक्शंस हैं जो बेसिकली ये शोर लाइन को क्या कह सकते हैं उसको डैमेज होने से, है ना, बचाते हैं। या जेटीज आप समझते हैं, जेटीज का मतलब मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है। जेटीज का मतलब होता है कि जैसे कोई शिप वगैरह है उसमें जाने के लिए, है ना, उससे वापस आने के लिए एक मैन मेड स्ट्रक्चर सा बनाया जाता है, दैट इज नोन एज जेटीज। तो इसकी वजह से क्या है कि शोर लाइन मॉडिफाई हो रही है और शोर लाइन की जो मॉर्फोलॉजी है, जो बीच की मॉर्फोलॉजी है, वो भी चेंज हो रही है। द इफेक्ट्स आर इवन मोर सिग्निफिकेंट विद हार्ड स्ट्रक्चर रेज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स। ठीक है, पोर्ट्स एंड हार्बर्स के डेवलपमेंट के लिए कुछ हार्ड स्ट्रक्चर्स अगर बनाए जा रहे हैं तो उससे भी चीज़ें जो है वो उनका भी इफेक्ट देखने को मिलता है। और वहीं नेचुरल हजार्ड जैसे कि सुनामी है या साइक्लोनिक स्टॉर्म्स है अलॉन्ग द इंडिया कोस्ट, इससे भी ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि उड़ीसा इज मोस्ट प्रोन टू साइक्लोन्स। और वैसे भी आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो साइक्लोन्स है, खासकर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, वो हमें ज़्यादातर उड़ीसा के एरिया में देखने को मिलते हैं। इसके बाद इन्होंने कुछ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल डेटा दिया है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, फ्रॉम अवर जनरल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट इसको फिर भी थोड़ा सा अगर हम देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि उड़ीसा के कम से कम 6 ऐसी कोस्टल ठीक है, 6 ऐसे कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दैट इज गंजम, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक एंड बालासोर। यहाँ पर जो है वो कोस्टल इरोजन और शोरलाइन चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, एनसीसीआर के स्टडी के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जगत सिंहपुर जो है वहाँ पर मोस्ट इरोजन प्रोन है, उसका 55.8 किलोमीटर का कोस्ट लाइन में से 47% जो है उसका इरोजन हो रहा है। सेकंड नंबर पे है गंजम जिसका 60.8 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, जिसमें से 45.7% में जो है वो इरोजन हो रहा है। इसके बाद केंद्रपाड़ा है, ठीक है, जिसकी 149 या लगभग 150 किलोमीटर की शोर लाइन है, उसमें से 45% में इरोजन हो रहा है। और बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट्स पे अगर हम बात करें तो बालासोर के 88 किलोमीटर लाइन में, 88 किलोमीटर की कोस्ट लाइन में 23.8% पर इरोजन है। पुरी की 138 किलोमीटर की कोस्ट लाइन पर लगभग 10% इरोजन है। और भद्रक की 72 किलोमीटर की कोस्ट लाइन पर लगभग 4.6% का इरोजन है। ठीक है, और एनसीसीआर ने यह भी आइडेंटिफाई किया है कि सेवरल कोस्टल एरियाज इन द 6 डिस्ट्रिक्ट्स एज वल्नरेबल स्ट्रेचेस बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म शोर लाइन एनालिसिस। मतलब कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में से भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर ज़्यादा क्या हो रहा है, इरोजन वगैरह हो रहा है, उनको वल्नरेबल स्ट्रेच जो है वो कहा गया है। ठीक है, अब इसका जो इम्पैक्ट है, अगर इम्पैक्ट की हम बात करें तो यहाँ पर उड़ीसा के जो मतलब ऑफिशियल जो सोर्सेज हैं उड़ीसा के फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट का, उनका ये कहना है कि सी लेवल बढ़ रहा है और कोस्टल इरोजन जो है ओइंग टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी जो कोस्टल इरोजन हो रहा है, इसने लगभग उड़ीसा की जो केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसमें लगभग 16 विलेजेस जो हैं वो इस वजह से डूब चुके हैं। ठीक है, और वहाँ पर रहने वाले कई 100 लोग जो है वो वहाँ से विस्थापित या डिस्प्लेस हुए हैं। अब अफेक्टेड विलेजर्स जो है उनकी खुद की एक तो ज़मीन तो गई गई, है ना, और साथ ही साथ जो वहाँ पर वो काम करते थे वो भी उनका छूट गया।
उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो है वो एक रीसेटलमेंट कॉलोनी बनाई है, जिसको कहा जाता है कि इंडिया की पहली इस तरीके की क्लाइमेट रीसेटलमेंट कॉलोनी है। ठीक है, और वो ऐसे लोगों को ही एकोमोडेट करने के लिए बनाई गई है जो कोस्टल इरोजन से अफेक्टेड है। सिमिलरली अगर हम बात करें हम गंजम डिस्ट्रिक्ट के पौदम पेटा की, ये लगभग मतलब कभी जो है वो 500 यहाँ पर परिवार रहा करते थे इस विलेज में, और अभी ये है जो है वो ये भी खाली हो चुका है एज द मराउडिंग बे ऑफ बंगाल स्वेप्ट इनलैंड। मराउडिंग का मतलब होता है कि मतलब एक कोई ऐसी चीज़ जो आपसे कुछ लूट रही हो, कुछ छीन रही हो। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल जो है वो इनलैंड मतलब ये वही हो गया कि किस तरीके से मैंने बताया कि जो शोर लाइन है यानी कि जो लैंड और वाटर के बीच की बाउंड्री है, तो वाटर जो है वो लैंड की तरफ को आ रहा है ना, तो उस वजह से ये चीज़ हो रही है। इसके बाद कई सारे और सेटलमेंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट में, वो भी इफेक्ट हुए हैं, और इसकी वजह से लोग जो है वो अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। कई सारे कोस्टल विलेजेस हैं गंजम में, जैसे कि रामिया पटना। ठीक है, ये भी यहाँ पर भी एडवांसिंग ऑफ द सी हमें देखने को मिल रहा है टूवर्ड द लैंड मास, और इसकी वजह से भी लोग जो है वो अपने घरों को छोड़ने के लिए मतलब उनको छोड़ना पड़ रहा है ना। यहाँ पर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स का ये कहना है कि कोस्टल विलेजेस को सी इरोजन से बचाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, कुछ जियो टेक्सटाइल ट्यूब एम्बैंकमेंट्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, एट पैंथा विलेज इन केंद्रापड़ा है। जियो टेक्सटाइल ट्यूब क्या होती है? ये एक लार्ज सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसको हाई स्ट्रेंथ पोरस सिंथेटिक फैब्रिक्स जैसे कि पॉलीप्रोपाइलिन से बनाया जाता है, और इसमें सैंड की स्लरी जो है वो फिल की जाती है ताकि एक आर्टिफिशियल कोस्टल स्ट्रक्चर बनाया जा सके। और इन ट्यूब्स को जो है वो सी वॉल्स मतलब इनसे सी वॉल्स बनाई जाती है ताकि क्या हो कि जब वेव्स वगैरह इनसे टकराएं तो वेव्स का इम्पैक्ट जो है वो कम हो और उससे इरोजन जो है वो कम हो, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि वेव जो है वो है ना, जो समुद्र की लहर होती है जब वो बीच की तरफ आती है या कोस्ट लाइन की तरफ आती है या शोर लाइन की तरफ आती है, तो वो अपने साथ वापसी में, क्योंकि उसमें फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है पानी में, तो वो अपने साथ काफ़ी ज़्यादा मटेरियल जो है वो बहा के ले जाती है। तो उसी चीज़ को, उसी इम्पैक्ट को कम करने के लिए इन्होंने यहाँ पर इस तरीके के जियो टेक्सटाइल ट्यूब्स वगैरह जो है वो लगाए हैं। इसी के साथ साथ सी वॉल कम सर्विंग रोड्स जो हैं वो भी बनाई जा रही है अक्रॉस पार्ट्स ऑफ बालासोर डिस्ट्रिक्ट एंड रामियापट्टा बीच इन गंजम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब ये जो रोड्स हैं ये डुअल पर्पस कोस्टल स्ट्रक्चर्स हैं। इनका जो आउटर टियर है वो एक डिफेंसिव बैरियर के रूप में काम करेगा अलोंग अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग टाइडल वेव्स एंड कोस्टल इरोजन, और जो इनर टियर है वो ऑपरेट करेगा एज एन ऑपरेशनल रोडवे और सर्विस पाथ फॉर लोकल ट्रांसपोर्ट एंड पब्लिक एक्सेस। तो बेसिकली डुअल पर्पस स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है कि उसका जो आउटर साइड होगा, मतलब जो आप एक तरीके से कहिए कि ये जैसे शोर लाइन है, यहाँ पर वाटर है यहाँ पर लैंड है, तो इस तरीके का ये कुछ बना देंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो है इस तरफ तो जो है ये मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो बेसिकली स्ट्रॉन्ग टाइडल वेव्स के अगेंस्ट एज अ बैरियर काम करेगा, वो आपको टाइडल वेव से होने वाले नुकसान से बचाएगा। और जो इसके अंदर की साइड होगी वो बेसिकली काम करेगी एज अ एक रोडवे या रोड की तरह या सर्विस पाथ की तरह जो ट्रांसपोर्ट या लोकल पब्लिक एक्सेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आई होप बात समझ गए। हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है आर्टिकल में जो आपको बहुत ज़्यादा याद रखना हो या जिसको लेकर आप परेशान हो, लेकिन थोड़ा बहुत जो यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं वो आप ज़रूर याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर एक और आर्टिकल है। ये आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है कि 1946 में जो नेवल अपराइजिंग हुई थी, ठीक है ना, जो रॉयल इंडियन नेवी की जो एक्सेस ये हुई थी, अपराइजिंग हुई थी, कैसे उसकी वजह से जो है वो इंडिया की इंडिपेंडेंस जो है वो ब्रिटिश रूल से मतलब हेस्टेंड होने का मतलब है कि वो तेज़ी होती, मतलब उसमें तेज़ी आती है ना, कि मतलब इंडिया को जल्दी से जो है वो इसके बाद आज़ादी मिल जाती है। उसमें इस नेवल अपराइजिंग का भी रोल है। तो थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो देखिए 18 फरवरी 1946, 18 फरवरी 1946 को मोर देन 1000 सेलर्स, ठीक है, 1000 सेलर्स या रेटिंग्स इनको कहा जाता है। रेटिंग बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो शिप्स वगैरह में लो ग्रेड के लोग होते हैं, ठीक है, लो ग्रेड के वर्कर्स आप कह सकते हैं, उनको रेटिंग्स कहा जाता है, ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी इन बॉम्बे, इन्होंने रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल और ये स्ट्राइक पे चले गए। ठीक है, और इसका जो इफेक्ट है वो फिर और ज़्यादा एक बड़ी अपराइजिंग के रूप में देखने को मिलता है, इन्वॉल्विंग इंडियन पर्सनल इन अदर नेवल बेसिस अक्रॉस ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो मतलब ये पहले तो इन्होंने सिर्फ यहाँ पर किया मुंबई में, और इसके बाद इसका इफेक्ट जो है वो और जगह भी देखने को मिला। ठीक है, अब इसी को लेकर यहाँ पर ये जो इस आर्टिकल के ऑथर हैं दैट इज श्रीकांत कैसनूर, ये कॉमोडोर रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं नेवी के। उनका ये कहना है कि 1946 की अपराइजिंग जो है इसको लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी माना जाता है, जिसकी वजह से ब्रिटिश जो है वो काफ़ी रेटल्ड हुए, काफ़ी परेशान हुए, और इंडिया की इंडिपेंडेंस जो है वो तेज़ी से इंडिया को मिल गई, मतलब जल्दी से मिल गई। अब ये अपराइजिंग के पीछे की अगर हम कहानी जानें तो देखियो, ये जो रॉयल इंडियन नेवी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 के स्टार्ट से पहले इसमें सिर्फ 2000 लोग हुआ करते थे। ठीक है, और उसके बाद जो है
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है। इसमें 30,000 लोग जो हैं वो आ गए, क्योंकि वॉर में रिक्वायरमेंट होती है लोगों की, है ना। और लोगों को जो है वो शॉर्ट टर्म नोटिस पर जो है वो यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाने लगी, और उसके बाद उनको फिर वॉर में भेज दिया गया। उसके बावजूद RIN जो है, जो रॉयल इंडियन नेवी है, इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रही। तो अब इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस थी कि उनको जो है वो किसी ना किसी तरीके से रिवॉर्ड दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि ब्रिटेन जो है वो मतलब उसका वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, तो उसने इन पर्सनल की संख्या कम करने का कोशिश करी, ठीक है। और उनको 11,000 तक वो ले आए, उन्होंने ये डिसीजन लिया। तो इससे क्या हुआ कि कई सारे लोगों का जो प्राइड है, मतलब उन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया, है ना, लेकिन उनका जो प्राइड है वो लॉस हो गया, स्टेटस जो है वो चला गया। और साथ ही साथ जो ब्रिटिशर्स ने वॉर से पहले उनको प्रोमिस किए थे, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी गलत हो गई, मतलब वो भी एज एक्सपेक्टेड जो था वो नहीं हुआ। तो इसकी वजह से जो है वो एक स्पार्क, कोई मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक चिंगारी जो है वो भड़की, है ना, एक ट्रिगर हुआ। लेकिन इंडियन नेशनल आर्मी जो थी उसके भी कुछ मतलब आप कह सकते हैं कि ट्रायल्स चल रहे थे इंडियंस को, इंडियन नेशनल आर्मी के भी इंडियंस को जो है वो ट्रायल किया जा रहा था, उनका गलत तरीके से ट्रायल हो रहा था। तो उसकी वजह से भी मतलब द कॉल्ड्रन वॉज सिमरिंग, कॉल्ड्रन का मतलब होता है एक बर्तन, एक कढ़ाई, मतलब वो पहले से ही आंच पे लगी हुई थी, है ना, और वो चीज़ पहले से ही चल रही थी। और ये जो यहाँ पर रॉयल इंडियन नेवी का जो इंसिडेंस हुआ, इससे चीज़ें और ज़्यादा ट्रिगर हो गई, ठीक है। एंड दिस वॉज कंपाउंडेड बाय हार्श लैंग्वेज यूज्ड, ठीक है। उनके साथ मतलब ये जो इसमें काम करने वाले सेलर्स वगैरह थे, इनके साथ मतलब अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता था, उनको गंदा खाना दिया जाता था, उनकी लिविंग कंडीशंस काफ़ी ख़राब थी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रिगर करती हैं, और ये मतलब ये अपराइजिंग जो है वो शुरू होती है। अब ये अपराइजिंग कैसे शुरू हुई, देखो, 1 दिसंबर 1945 को नेवी डे जो है वो सेलिब्रेट होना था। लेकिन उससे एक रात पहले ही कुछ सेलर्स, HMIS तलवार, ये शोर इस्टेब्लिशमेंट था, दैट इज़ नवल बेस बिल्ड ऑन लैंड इन बॉम्बे, इन्होंने जो है वो ब्रूम्स यानी कि झाड़ू और बकेट जो है वो लहराने शुरू कर दिए, और उसमें स्लोगन्स लिखे गए, डाउन विद द ब्रिटिश एंड क्विट इंडिया, ठीक है। अब इसके जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो यहाँ पर बदल गए, और कमांडर आर्थर फेडरिक किंग जो है उनको लाया गया। लेकिन जो अंडरलाइंग इश्यूज ऑफ मोरल थे उनको एड्रेस नहीं किया गया, मतलब जिस वजह से वहाँ के जो सेलर्स वगैरह हैं वो काफ़ी नाखुश थे, उस चीज़ को एड्रेस नहीं किया गया, ठीक है। 18 फरवरी से कुछ दिन पहले ये जो किंग है वो इन रेटिंग्स मैंने आपको बताया कि जो लो ग्रेड वर्कर्स थे, ठीक है, उनकी मेस में आते हैं, वांटिंग टू शो ही वाज इन चार्ज, वे दिखाने के लिए कि उन्होंने जो है अब चार्ज संभाल लिया है। ही थॉट दैट द सेलर्स वर बीइंग डिसरेस्पेक्टफुल, ठीक है, उनको ये लगता था कि सेलर्स जो है वो उनको डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है, सो ही अब्यूज्ड देम। एंड मतलब उनको लगा कि सेलर्स वर बीइंग डिसरेस्पेक्टफुल, मतलब कि सेलर जो है वो उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने सेलर्स वगैरह को अब्यूज करा, और उनको सन्स ऑफ कुलीज, ठीक है, कुलीज के सन्स कह दिया। तो अब इससे वो काफ़ी ज़्यादा जो है सेलर्स और ज़्यादा मतलब ये जो रेटिंग्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो और ज़्यादा नाराज़ हो गए। उन्होंने हालांकि उसके खिलाफ फॉर्मल कंप्लेन करी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब सेलर्स की डिमांड क्या थी, डिमांड जो है वो ये थी कि ये जो किंग है उसके खिलाफ कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, और उनकी जो सर्विस कंडीशंस है उनको बेहतर बनाया जाए, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी था कि जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं उनको विड्रॉ किया जाए इंडोनेशिया से, और जो INA के डिटेनीज हैं उनके साथ फ्री एंड फेयर ट्रायल किया जाए, इस तरीके की मांग उन्होंने रखी, ठीक है। तो ये डिमांड जो थी, देवर बीइंग सेंटर्ड अराउंड द नेवी, एंड एट द सेम टाइम मतलब नेवी के मेन तो मुद्दा नेवी का ही था, लेकिन लार्जर वर्ल्ड व्यू विद पॉलिटिकल कंटेक्स्ट इनटू इट, ठीक है। मतलब अब क्योंकि ये सारी चीज़ें जैसे इंडियन जो नेशनल आर्मी वगैरह के ट्रायल्स वगैरह थे उसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़र थी, तो एक पॉलिटिकल कंटेक्स्ट भी इससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। अब इसका इमीडिएट फॉल आउट ये हुआ कि ब्रिटिशर्स वर रेटल्ड, ठीक है, ब्रिटिशर्स इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब परेशान होते हैं, और उन्होंने डिसप्रपोर्शनेट फोर्स का जो है वो यूज़ करना शुरू किया, ठीक है। और इंडिया की तरफ से जो इमीडिएट फॉल आउट है वो ये है कि ये अपराइजिंग जो है वो बहुत दूर तक फैल गई, across naval stations involving not just the navy but also the people particularly in Mumbai and Karachi, ठीक है, लोग भी जो है वो इसमें जुड़ने लगे। some 78 ships, 20 shore establishments, you are talking about of almost 100 naval units and nearly 20,000 people जो है वो इस स्ट्राइक में शामिल हो गए, ठीक है। तो अब ये मतलब इस तरीके की एक अपराइजिंग बन गई जो आज से पहले कभी देखी नहीं गई थी, है ना। तो नेवी ऑलमोस्ट रोज टू एज वन, तो पूरी की पूरी नेवी जो है वो एक हो जाती है। उन्होंने बुचर आइलैंड जो जवाहर द्वीप है नियर मुंबई, उसको टेक ओवर कर लिया। यहाँ पर बेसिकली जो ब्रिटिशर्स के हथियार वगैरह थे वो रखे गए थे। दे ट्रेन देयर गन्स ऑन इंपीरियल सिंबल्स, द गेटवे ऑफ इंडिया
द ताजमहल, द याच क्लब, इन्होंने बेसिकली उनके ट्रेनिंग्स पर, मतलब उनकी गन्स वगैरह पर ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी। और उन्होंने जो है वो खुद को इंडियन नेशनल नेवी और आज़ाद हिंदीज बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज थी इंडियन नेशनल आर्मी, है ना, तो उसी के नाम पर इन्होंने भी खुद को इंडियन नेशनल नेवी या आज़ाद हिंदीज बुलाना शुरू कर दिया। ठीक है, शिप्स के ऊपर जो ब्रिटिश फ्लैग्स लगे थे इन्होंने उनको उतारा, और उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिटिश सॉरी कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के फ्लैग्स को जो है इन्होंने वहाँ पर उन शिप्स पे फहराना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके बाद बॉम्बे में जो है वो पुलिस फायरिंग होती है 22 फरवरी के दिन, जिसमें लगभग मिनिमम 400 लोग, ठीक है, कहीं जगह पर 500 से 700 लोग जो हैं वो इनमें मारे जाते हैं, और लगभग 1500 से 2000 लोग जो हैं वो घायल होते हैं। और इनमें से ज़्यादातर डेथ्स जो हैं वो सिविलियंस की होती हैं, जो इन रेटिंग्स के सपोर्ट में आए होते हैं। ठीक है, आफ्टर सम एयरफोर्स एंड आर्मी यूनिट्स टू स्टार्टेड टू एग्जिबिट म्यूटेनियस कंडक्ट, द ब्रिटिश रियलाइज दैट इंडियन सोल्जर्स वर नॉट कोऑपरेटिंग इन पुटिंग डाउन द स्ट्राइक। ठीक है, तो इसमें फिर कुछ आर्मी के और कुछ एयरफोर्स के लोग जो हैं वो भी इसमें मतलब म्यूटिनी करने लगते हैं। ठीक है, वो भी मतलब एक तरीके से रिवोल्ट पे उतर जाते हैं, और उसके बाद ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज होता है कि इंडियन सोल्जर जो हैं वो इन स्ट्राइक्स को पुट डाउन करने में या मतलब उनका रिटेलिएट करने में मदद नहीं कर रहे हैं। तो इफ द फ्यू कोएर्सिव एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट आर नॉट एट योर डिस्पोजल, देन यू कैन नो लॉन्गर रूल ओवर द कंट्री। तो ब्रिटिशर्स को ये चीज़ महसूस हुई कि कुछ जो कोएर्सिव एलिमेंट्स है, कोएर्सिव एलिमेंट्स मतलब जिनसे आप जोर ज़बरदस्ती से काम करा सकते हैं, मतलब ये एयरफोर्स वगैरह, आर्मी वगैरह, जब ये आपके डिस्पोजल में नहीं है, मतलब जब ये आपके सपोर्ट में नहीं काम कर रही हैं, तो आप ऐसे देश को रूल नहीं कर सकते। ठीक है, तो कई सारे लोग जो है इसीलिए इसको लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी मानते हैं, क्योंकि इससे जो है वो ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज़ होता है कि आर्मी जो है वो अब उनके साथ, या मिलिट्री जो है वो अब उनके साथ नहीं है। ठीक है, अब इसकी सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, तो इससे सर्टेनली जो है वो हमारी इंडिपेंडेंस जो है वो एक्सेलरेट या हेस्टेंड होती है। मतलब अगर, अब ये कह भी सकते हैं, मतलब हिस्टोरियंस का ये मानना है कि अगर ये इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो हो सकता है कि इंडियंस को इतनी जल्दी ब्रिटिश रूल से आज़ादी नहीं मिलती। इस इंसिडेंट्स की वजह से जो है वो आज़ादी हमें थोड़ा सा जल्दी मिल गई। ठीक है, अब लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद भी इट डिडंट गेट द काइंड ऑफ ट्रैक्शन इट कुड हैव गॉट बिकॉज इट डिडंट हैव अ कैरिस्मेटिक लीडर। ठीक है, जैसे इंडियन नेशनल आर्मी की अगर हम बात करें, तो इंडियन नेशनल आर्मी की जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस है हिस्ट्री में। ठीक है, लेकिन रॉयल इंडियन नेवी को कोई उतना ज़्यादा नहीं जानता। उसके पीछे रीज़न ये है कि इंडियन नेशनल आर्मी से जो है वो इस तरीके के कैरिस्मेटिक लीडर सुभाष चंद्र बोस ये जुड़े हुए थे। ठीक है, लेकिन इसमें कोई ऐसा नेवी में कोई ऐसा प्रोमिनेंट, या आप कह सकते हैं कि कोई प्रोमिनेंट फेस नहीं था लीडरशिप के रूप में, सो दैट कि उसको बहुत ज़्यादा जो है वो सिग्निफिकेंस या ट्रैक्शन मिलता। ठीक है, साथ ही साथ एक न्यूली बॉर्न नेवी आफ्टर द इंडिपेंडेंस वाज अनकंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ म्यूटिनी, एंड करेक्टली सो। ठीक है, मतलब जो इंडिपेंडेंस के बाद हमारी नई नेवी बनती है, ठीक है, वो आइडिया ऑफ म्यूटिनी से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी। सो पीपल डिडंट नो द काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट हैड। तो मतलब इसीलिए लोगों को इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं पता, विच वी नाउ प्रोबेबली नो एंड कैन अप्रिशिएट बेटर। और अब हमें ये चीज़ें धीमे धीमे जो है वो जैसे जैसे इतिहास की बातें सामने आ रही हैं, तो अब हमें इन चीज़ों के बारे में पता लग रहा है, और अब हम इसको बेटर तरीके से अप्रिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप में से भी, मतलब हिस्ट्री तो खैर हम सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन जितना जिक्र या जितनी इंपॉर्टेंस या जितने सिग्निफिकेंस इंडियन नेशनल आर्मी की हमें देखने को मिलती है, उतनी ज़्यादा रॉयल इंडियन नेवी की नहीं मिलती। ठीक है ना, रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी वगैरह ज़रूर है, बट उसको हम बहुत ज़्यादा, मतलब उतना सिग्निफिकेंट, अगर हम अपने टेक्स्ट लेवल पर बात करें, मतलब हमारा जो एग्जाम लेवल पर हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसके लेवल पे तो ठीक है, उसके लेवल पे तो हम फिर भी थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते हैं। लेकिन एज सच अगर हम एज अ हिस्ट्री को होल देखें, तो इंडियन नेशनल आर्मी की एक जो दर्जा है वो अलग ही है। ठीक है, वो अलग ही एक लेवल है उसका, बट इंडियन रॉयल नेवी के बारे में उतना ज़्यादा हम लोग चीज़ें, या उसकी जो ये म्यूटिनी हुई है उसके बारे में हम इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं। ठीक है ना, बात क्लियर है? चलिए, तो यही दो आर्टिकल्स थे जो आज हमें कवर करने थे। ठीक है, तो चलिए सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि आजकल कोई ऐसा बहुत ज़्यादा आर्टिकल नहीं आ रहे, बट फिर भी मुझे लगा कि पेंडिंग रखने से बेटर है कि थोड़ा बहुत भी अगर हम लोग कर लें तो इट वुड बी गुड। ठीक है, चलिए। तो अगर आपको हमारे सेशंस हेल्पफुल लग रहे हैं, तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ कुछ ना कुछ आप लोग कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा हमारी भी हेल्प होगी, और हम इन सेशंस को लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाएंगे। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके।
और हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको हमारे करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर से मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।